नमस्कार दोस्तों। मैं सनी पारचा पेश हूँ आप लोगों के सामने अपनी एक और शॉर्ट स्टोरी लेकर। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। इससे ज़्यादा मैं इसकी गोपनीयता पर कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, लेकिन सब कुछ भी सच नहीं है। कह सकते हैं कि मिश्रित कथा है। तो पेश करता हूँ। नगर में एक सीरियल किलर आया है। सिलसिलेवार 3 हत्याएं कर चुका है। कह रहे हैं कि 5 का लक्ष्य है। लोगों में दहशत है कि पता नहीं ये सिलसिला कब रुकेगा। मरने वालों में 2 लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं अक्सर गली चौराहों में आवारागर्दी करते देखा करता था, गांजा पीना वगैरह। इनमें से एक लंगड़ा था और एक पास के ही बॉयज़ स्कूल का चौकीदार, जो निहायती बदचलन आदमी था। स्कूल के बाहर मूंगफली बेचने वाली के साथ उसके नैतिक संबंध थे, जिसके साथ आपत्तिजनक स्थिति में स्कूल के पीटीआई साहब ने उसे पकड़ा था। खैर, आज अखबार में इनकी निर्मम हत्या के बारे में पढ़ा तो अचानक बिल्लू की याद आ गई। 12 बरस का मासूम सा लड़का था। पिताजी थे नहीं। माँ घरों में बर्तन मांझ कर बिल्लू और उसकी छोटी बहन को पालती थी। बच्चों का भविष्य अंधकार से काला ना पड़े, इसलिए उन बच्चों की माँ बात गति से दिन रात लगातार दूसरों के घरों में काम करती थी। वह बर्तनों को बर्तन नहीं बल्कि अपने बच्चों का भविष्य समझकर उन्हें रगड़ रगड़ कर चमकाती थी। बिल्लू पढ़ाई में होशियार था। 10/10 और 20/20 नंबर लाना उसके लिए आम बात थी। उसके फटे जूते से उसके पैर का अंगूठा झांकता रहता था। नारियल तेल पुते हुए उसके कसकर कंघी किए बाल, मैली स्कूल की वर्दी, जगह जगह से उधड़ा उसका भारी बस्ता, जिनसे किताबें ऐसे झांकती थी मानो इस कैद से भी निकल भागेंगी। मैं उस समय लगभग 12वीं कक्षा में था और वह 6ठी कक्षा में होगा। उसकी माँ का एक ही लक्ष्य था कि बिल्लू पढ़ लिख कर कुछ बन जाए तो उनके जीवन की कालिख एक दिन धुल जाएगी। बिल्लू का भी एक ही उद्देश्य था कि पढ़ लिख कर जीवन में संघर्ष करे और एक कुर्सी हासिल कर ले। एक कुर्सी जो किसी बड़े अफसर या किसी आईएएस की होगी। इस कुर्सी तक पहुंचते ही जिंदगी की अंधेरी दौड़ अचानक खत्म हो जाएगी। माँ के हाथ से वो झूठे बर्तन छीन लेगा और तुलसी की माला उनके हाथ में थमा जीवन की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले लेगा। घने अंधेरों के विनाश के लिए कामयाबी का बड़ा सा सूरज हासिल करना उसकी जरूरत भी थी और मजबूरी भी। खैर, आज वह बहुत खुश था क्योंकि उसकी माँ ने उसे नए जूते ला कर दिए थे। बाकी दिन जब वह अपने ही फटे जूते से नज़र चुराकर सिर उठा के चलता था, आज वह बार बार सर झुकाकर अपने जूते देख रहा था। पर आज का दिन उस पर कुछ भारी लग रहा था। सुबह से ही बिल्लू का बदन टूट रहा था, पर नए जूतों का उन्माद उसमें हिम्मत भर के स्कूल ले ही गया। आधी छुट्टी के बाद वह अध्यापक से छुट्टी मांगकर जब घर जा रहा था तो सरकारी स्कूल में टूटी फूटी पुरानी इमारत में बैठे स्कूल के आवारा लड़कों की नज़र उस पर पड़ी। गर्मी की तेज़ धूप में स्कूल के विशाल मैदान में वह सर झुका, जेब में हाथ डाले चुपचाप चला जा रहा था। तभी उसे उन आवारा लड़कों ने घेर लिया। बिल्लू ने घबराकर डरी हुई नज़रों से देख रहा था कि तभी लंगड़ा बोला, हाय हाय चिकनी, कहाँ भागी जा रही है? ये शब्द सुनकर बिल्लू को खुद से बड़ी ग्लानि हुई। ये उसके छोटे से पुरुषत्व और स्वाभिमान पर चोट थी। बिल्लू डरते हुए बोला, भैया घर घर जा रहा हूँ। तभी
एक दूसरा लड़का बोला, चल हमारे साथ। बिल्लू ने डर कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, भैया मुझे बहुत बुखार है, प्लीज़ प्लीज़ भैया जाने दो। इतने में लंगड़ा बोला, खींच के ले चलो साले को। और उन चारों लड़कों ने बिल्लू को ज़बरदस्ती उठा लिया। स्कूल की टूटी फूटी जर्जर बिल्डिंग में कोई नहीं जाता था। फिर गर्मी का मौसम, रेत से भरा तपता हुआ स्कूल का प्लेग्राउंड, ऊपर से द्वितीय पाली यानी सेकंड शिफ्ट का स्कूल। उस बिल्डिंग में ले जाकर सबसे पहले उन्होंने बिल्लू का बस्ता खोला और सारी किताबें इधर उधर बिखेर दी। कुछ चवन्नियाँ निकली जिनसे वो आधी छुट्टी में बेर चाट वगैरह खाता था। उन चवन्नियों को उन्होंने अपने गांजे की पुड़िया और बीड़ी सिगरेट के लिए रख लिया। फिर उनमें से एक ने कहा, चलो अब इसकी फुटबॉल बनाएंगे। दूसरे ने कहा, पर लंगड़ा क्या करेगा? तभी लंगड़ा बोला, तुम खेलो फुटबॉल, हम तो कुछ और ही खेलेंगे। तभी उन्होंने धक्का देकर बिल्लू को नीचे गिरा दिया और उसे धनाधन लात मारने लगे। जब पिट पिट कर बिल्लू अधमरा हो गया तो लंगड़े ने सिगरेट का लंबा कश मारते हुए कहा, चलो रे, अब हमारी बारी है क्रिकेट खेलने की। और ये सुनकर वो चारों लड़के ठाके मार मार कर हंसने लगे। फिर उन दरिंदों ने बारी बारी मुन्ना का यौन शोषण किया। उस टूटे फूटे क्लासरूम में मुन्ना की किताबें बिखरी पड़ी थीं। गणित के सवाल और रेखा चित्रों का अब कोई महत्व नहीं रह गया था। काश आज उसकी इतिहास की किताब से हेमू, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान निकल आते और यह टूटा फूटा कमरा पानीपत या हल्दी घाटी का मैदान बन जाता और यह ऐतिहासिक नायक इन शैतानों का वध कर बिल्लू को बचा लेते। अफसोस। इसके बाद वो चारों लड़के वहां से भाग गए और अधमरा नंगा बिल्लू वहीं पड़ा था और एक कोने में उसका नया जूता पड़ा था जो दूसरों के घरों में बर्तन मांज मांज कर बड़े जतन से उसकी माँ लाई थी। और बिल्लू को आज ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक बहुत ऊंची कुर्सी से गिरा दिया गया है, जो कुर्सी मान की थी, सम्मान की थी, या शायद किसी अफसर या आईएएस की होगी। कुछ देर बाद शराब के नशे में धुत चौकीदार वहां पहुंचा तो उसने वहां बेहोश बिल्लू को देखा जो बदहवास अपनी धीमी आवाज में मां को पुकार रहा था। पर चौकीदार ने इसकी सूचना तुरंत नहीं दी। बिल्लू की हालत देखकर वो समझ गया था कि क्या हुआ है। उसकी बदहवासी देखकर चौकीदार ने भी वही किया जो उन हरामजादों ने किया था। खैर, लंगड़े का परिवार आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत मजबूत था। स्कूल और थाने में मोटा माल खिलाकर अपराधियों को बचा लिया गया। बस चौकीदार की नौकरी चली गई और इन लड़कों को स्कूल से निकाल दिया गया। वाकई रिश्वत एक अचूक ब्रह्मास्त्र है जो सख्त से सख्त कानूनों की धज्जियां उड़ा देता है। मैं कई बार सोचता हूं कि हम हर घड़ी कितने क्रूर और बेगैरत समाज में जीते हैं। बिल्लू की मां बच्चों को लेकर किसी दूसरे नगर में चली गई थी। इस नृशंस और भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था में हर हाथ से इज्जत, आबरू और कत्ल की दलाली होती है। हर चीज की कीमत लगाई जाती है, बोली लगाई जाती है। आज अखबार में यह खबर पढ़ी तो ये घटना याद आ गई। पर एक सवाल मेरे दिल में दस्तक देता रहा कि अपने बचपन में स्कूल की परीक्षा में 20/20 लाने वाला बिल्लू क्या जिंदगी के इम्तिहान में 3/5 लाकर मान जाएगा?